नमस्कार। हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो स्रोत उपलब्ध हैं वो कई प्रकार के हैं, विविध प्रकार के हैं। तो उनको हम मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरे, इन सबको अध्ययन करेंगे। और साहित्यिक स्रोत वो दो प्रकार के हैं, एक भारतीय और एक विदेशी स्रोत, जो विदेशियों का विवरण है, विदेशी लेखकों के द्वारा जो लिखी गई है। भारतीय स्रोत में हम धार्मिक और धर्मेत्तर दो प्रकार से देखेंगे। जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको देखेंगे और जो धर्म से परे हैं उनको देखेंगे। धार्मिक ग्रंथों में भी हम इसको बांटेंगे ब्राह्मण साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में। और विदेशियों के विवरण के तहत यूनानी और रोम के लेखक का और चीन के लेखक का, अरबी लेखक का, इन सब का विवरण हम देखेंगे। इन सब के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को देखेंगे। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों को देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि पुरातत्व है क्या, आर्कियोलॉजी है क्या। आर्कियोलॉजी का अर्थ होता है प्राचीन ज्ञान। तो यह वह विज्ञान है जो खुदाई या उत्खनन यानी एक्सकवेशन के माध्यम से प्राचीन मानव जीवन, सभ्यताओं और संस्कृतियों के भौतिक अवशेषों, खंडहर, सिक्के, हड्डियां, औजार आदि का अध्ययन करता है। मतलब जो भी प्राचीन काल की सभ्यताएं हैं, अवशेष हैं, वो जमीन के अंदर दबे हुए हैं। उनका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से खुदाई होता है और उस खुदाई के माध्यम से हम ये पुराने वस्तुओं के अवशेष निकालते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। इसी को बोलते हैं पुरातत्व शास्त्र। इसके अंतर्गत एक पद्धति आता है रेडियो कार्बन डेटिंग। ये क्या है? तो कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। मतलब जो भी पुराना पदार्थ जैसे कि लकड़ी, हड्डी, ये सब मिल रहा है जिसमें कार्बन की मात्रा है, तो कार्बन 14 के तहत उसका जांच करके पता लगाया जा सकता है वो कितना पुराना है, उसका आयु क्या है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। अब पुरातत्व स्रोत के तहत हम अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेख क्या है? तो मतलब पाषाण शिलाओं, मतलब पत्थर के शिलाओं पर उत्कीर्ण है, ये कुछ लिखा हुआ है, स्तंभों पर लिखा हुआ है, ताम्रपत्रों पर लिखा हुआ है, दीवारों पर लिखा हुआ है, ये सब क्या है? अभिलेख है। इन अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं पुरालेख शास्त्र। एपिग्राफी याद रखिएगा, एपिग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। एक अभिलेख है बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान तुर्की में है अभी। इस पर वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। तो कौन कौन से देवता के नाम मिलते हैं ये पूछा गया था। तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, ये चार नाम आप याद रखिएगा। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य नाम याद रखिएगा। कौन सा अभिलेख है? बोगजगोई अभिलेख। किस समय का है? तो 1400 ईस्वी पूर्व का है, 1400 ईस्वी पूर्व का। बोगजगोई अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि भी ज्ञात करने में सहायता मिली है। अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में मिले हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपि में। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है कि अभिलेखों में अशोक को किस नाम से जाना गया है? देवानांग प्रिय पियदस्सी। इसका अर्थ क्या है? देवों का प्यारा। और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे आपको इस वीडियो में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने उसी पॉइंट्स को इसमें सेलेक्ट किया है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछने के हाई चांसेस हैं। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र कहां हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख है कहां? तो यह है उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। फिर आता है गरुड़ स्तंभ लेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त कहां से हुआ है? तो वेसनगर से, विदिशा, एमपी से। ठीक, किसका अभिलेख है? तो हेलियोडोरस का अभिलेख है। हेलियोडोरस कौन था? तो यवन राजदूत था। तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा था एटियालकिड्स, इसी का राजदूत था ये हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस का वेसनगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, हेलियोडोरस जो है ये शुंग वंश के राजा भागभद्र के शासनकाल में आया था, लगभग 110 से 140 ईस्वी पूर्व, विदिशा दरबार में। इस स्तंभ लेख से द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। कुछ और पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, जैसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय किसको जाता है? तो रुद्रदामन प्रथम को। रेशम बुनकर की श्रेणियां
यानी संघ की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख, एमपी से। एमपी में है ये मंदसौर अभिलेख। भारत में शून्य का सबसे पुराना उल्लेख करने वाला शिलालेख कौन सा है? तो ये है चतुर्भुज मंदिर में ग्वालियर किला में, एमपी में है। 530 ईस्वी का है ये, 530 ईस्वी का। मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों को कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नाम के सीरीज में संकलित करके प्रकाशित किया गया है। तो इस सीरीज का नाम याद रखिएगा, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। और सबसे अधिक अभिलेख संग्रहित है कहां पे? तो मैसूर के पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में। कहां है? मैसूर। अब यहां पे आपको एक चार्ट देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण अभिलेखों का। इस चार्ट में आपको अभिलेख है किस शासक से संबंधित है और इसमें किस बात का विवरण है। हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आगे काम आने वाला है। सबसे पहला हाथी गुम्फा अभिलेख आप देख चुके थे, ये कहां पे है? उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। किससे संबंधित है? तो खारवेल से, खारवेल राजा से संबंधित है। खारवेल जो है ये कलिंग का राजा था। कहां का? कलिंग का। किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से, चेदी वंश से संबंधित है। यह एक तिथि रहित अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख है और खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है इसमें। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। यह गिरनार की पहाड़ी में है, गुजरात में। किससे संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम से। इसमें रुद्रदामन का विवरण है और सुदर्शन झील का उल्लेख है। सुदर्शन झील से भी संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आगे के टॉपिक्स में हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। ये कहां पे है? तो पांडवलेनी गुफा, महाराष्ट्र में, नासिक में है। किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से। इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है नासिक अभिलेख में। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, उत्तर प्रदेश में है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का विवरण है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। इसने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति, इसी से संबंधित है, प्रयाग स्तंभ लेख से। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखित है, यह बात ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद है एहोल अभिलेख, ये कर्नाटक में है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के युद्ध का विवरण है, जिसमें कि हर्ष की हार हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय जीता था। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख, ये उत्तर प्रदेश में है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम भारत पे होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से ही प्राप्त होती है। हून आक्रमण पहली बार जब भारत में होता था, इसी का उत्कीर्ण है भीतरी स्तंभ लेख में। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, ये एमपी में है, प्रतिहार नरेश मीर भोज से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट, एरन अभिलेख कहां है? मध्य प्रदेश में, भानुगुप्त से संबंधित है और यही अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का पहली बार लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। 510 ईस्वी का अभिलेख है ये। नेक्स्ट देवपाड़ा अभिलेख, ये वर्तमान बांग्लादेश में है, संबंधित है विजयसेन बंगाल के शासक से। इसमें विजयसेन के विजयों का विवरण है और प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का उल्लेख है। और अंत में सहगौरा अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश में है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। संभवतः क्लियर नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे सोर्सेज में चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलता है। यह अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला यह अभिलेख है सहगौरा, और अकाल के समय खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का भी इसमें उल्लेख किया गया है। पूरा तात्विक स्रोत में आगे देखने वाले हैं हम क्या? तो सिक्के। ठीक है, अभी अभिलेख देख चुके हैं, हम सिक्के देखेंगे अब। तो राजाओं द्वारा जारी सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता था आहत सिक्के। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। साहित्य में इसको कशार्पण भी कहा गया है। अब इसको आहत मुद्रा क्यों कहते थे? क्योंकि इस पर ठप्पा मारकर बनाया जाता था, इसलिए आहत मुद्रा नाम पड़ा। यह सिक्का 5वीं सदी ईस्वी पूर्व का है। अब ये पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? तो यवन शासकों ने किया, यानी यूनानी शासकों ने। सर्वाधिक सिक्के बने मौर्य काल में। कब बने? मौर्य काल में। और सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त शासकों द्वारा। गुप्तकालीन सिक्के जो है बहुत कलात्मक सिक्के हैं। शीशे के सिक्के जारी किए सबसे अधिक सातवाहनों ने, यह भी ध्यान में रखिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आपको यह वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि किस शासक का वीणा बजाते हुए मुद्रा वाला सिक्का मिला है जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन में आपको समुद्रगुप्त दिया रहेगा, आपको समुद्रगुप्त टिक करना है। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम शब्द खुदे हुए हैं।
जिससे क्या पता चल रहा है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। एक जगह है पुडुचेरी में अरिक्मेडू, ठीक है, यहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स, ये नाम याद रखिएगा आप, न्यूमिस्मेटिक्स। पुरातात्विक स्रोतों में नेक्स्ट स्मारक और भवन को देखते हैं। मंदिर, महल, ये सब क्या है? वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। मंदिर निर्माण शैली को देखते हैं तो 3 प्रकार की निर्माण शैली हमें देखने को मिलती है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर शैली को बोलते हैं और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिर शैली को बोलते हैं, और बेसर शैली है मध्य भारत का, जो कि नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। इनके कुछ उदाहरण देखिए जो एग्जाम में पूछते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर, यह है खजुराहो मध्य प्रदेश में, नागर शैली में निर्मित है। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यह तंजावुर तमिलनाडु में है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और इसका निर्माण करवाया था राजराज चोल ने, चोल शासक के द्वारा निर्मित है ये मंदिर। 1-2 मंदिर का नाम और ध्यान में रखिएगा, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह है झांसी उत्तर प्रदेश में, और भीतरगांव का मंदिर, यह है कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में भी कई हिंदू मंदिर स्मारक मिले हैं, जैसे अंकोर वाट मंदिर, इसको अंगकोर वाट मंदिर भी बोलते हैं। ये कहां है? तो कंबोडिया में 12वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है बोरोबुदुर स्तूप, ये है जावा द्वीप पे इंडोनेशिया में। महायान बौद्ध स्तूप है ये, इसका निर्माण किया गया था 9वीं सदी में और शैलेंद्र राजाओं के शासनकाल में ये बना था बोरोबुदुर स्तूप। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो अंगकोर वाट मंदिर है, ये पहले विष्णु मंदिर था, लेकिन बाद में इसको बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बस ये जानिए कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई से जो भवन प्राप्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि ये लगभग 8000 साल पुरानी है। नवीन शोधों के अनुसार 8000 साल पुरानी माना जा रहा है इसको। पहले 5000 साल पुराना माना जाता था, लेकिन अब इसको 8000 साल तक पुराना माना जाता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो 1100 ईस्वी पूर्व में। ये दिलीप कुमार चक्रवर्ती के अनुसार है, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दिए हुए हैं, आप ये मान के चलिए 1100 ईस्वी पूर्व। पुरातात्विक स्रोतों में आगे है मूर्तियां, चित्रकला और मुहरे, इसके बारे में देखते हैं। मूर्तियों का निर्माण आरंभ हुआ कुषाण काल से। माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी के चित्र ये हमें मिले हैं अजंता की गुफा में, जो कि महाराष्ट्र में है। ये संबंधित है गुप्त काल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र मिला है, ये भी अजंता में ही, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। हड़प्पा से जो मुहरे प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे अधिक जो है अंकन मिलता है किसका? एक श्रृंगी पशु का। एक श्रृंगी पशु, यहां पूषा लिखा गया, पशु, ठीक है। इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। एक सिंह होता था उसके नाक के पास। हड़प्पा से ही एक प्राप्त आयताकार मुहर मिला है, जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बसाड़, जो कि वैशाली बिहार में है, यहां से 274 मिट्टी की मुहरें मिली हैं। इससे 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक ऐसी श्रेणी का पता लगा जिसके साहूकार, व्यापारी, माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। नाम याद रखिएगा, बसाड़, वैशाली बिहार। मिट्टी की मोहरें। हमने पुरातात्विक स्रोत देख लिया, अब देखेंगे साहित्यिक स्रोत को। प्राचीन भारतीय साहित्य को 2 भागों में हम विभाजित करते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। अब पहले हम धार्मिक साहित्य को देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे धर्मेत्तर को। धार्मिक को भी 3 भागों में बांटते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो ब्राह्मण, बौद्ध और जैन को पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले शुरू करते हैं ब्राह्मण साहित्य से। ब्राह्मण साहित्य में हम देखेंगे वेद को, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग और सूत्र, पुराण और महाकाव्य। सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वेद से, तो वेद को थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। इसके संकलनकर्ता का नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन, यहां गलत लिखा गया है, द्वैपायन होगा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य मानती है और अपौरुषेय मानती है। यहां नित्य और अपौरुषेय का मतलब क्या है? नित्य मतलब अनादि या शाश्वत, मतलब हमेशा रहने वाला, और अपौरुषेय मतलब ईश्वर प्रणीत, मानव निर्मित नहीं। मतलब यह ज्ञान जो है स्वयं ईश्वर के द्वारा ऋषि मुनियों को श्रुति यानी सुनाकर दिया गया है, श्रुति परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये भगवान द्वारा प्रणीत है, भगवान द्वारा निर्मित है। वेद कितने हैं? तो सभी को पता होगा 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता। क्या बोलते हैं? संहिता। अब सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद को।
ऋचाओं यानी मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को बोलते हैं ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम है, लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल का है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 से 10,600 तक ऋचाएं होने का अनुमान है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं होत्र या होता। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बनाया गया? क्योंकि वेदों को सरल भाषा में व्याख्या करना था, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय, एक है कौशितकी, जिसको संखायन भी बोलते हैं। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान जो है ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग किया गया है अधन्या। यह प्रयोग किया गया है गाय के लिए। अधन्या का मतलब होता है जिसे मारा नहीं जाता, यानी वध के अयोग्य। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद स्थान आता है शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण। एक बात और, यूनेस्को ने भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। जैसा कि हम जानते हैं ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। इसमें से कुछ मंडल बराबर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हुए चलते हैं। इस तरफ ऋग्वेद के मंडल दिए हुए हैं और इस तरफ संबंधित विषय दिए हुए हैं। देखते हैं तीसरा मंडल किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सूर्य देवता सविता या सवित्री से। सूर्य देवता सविता या सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वामित्र के द्वारा। 7वां मंडल सबसे महत्वपूर्ण, इसमें है दशराग्य युद्ध का वर्णन। 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो भरतजन के राजा थे सुदास, जो कि त्रिक्षु वंश से संबंधित हैं, और अन्य 10 राजाओं के संघ के बीच, जिसमें सुदास जीत गया। यह लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर, जिसको अभी वर्तमान में रावी हम बोलते हैं। 8वां मंडल है खिल से संबंधित। हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 9वां मंडल देवता सोम से संबंधित है। हाल फिलहाल में बीपीएससी ने यह पूछा भी है। देवता सोम कौन है? वनस्पति के देवता है। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है। पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये उस टाइम उसके व्यवसाय पर निर्भर करता था, उसके कार्य पर निर्भर करता, जन्म पर निर्भर नहीं करता था। अब देखिए इन मंडलों में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं और सबसे लंबे माने जाते हैं। इसके दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को पुराना और छोटा कहा गया है। और ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है, इसकी रचना की थी गृत्समत भार्गव ने, और यह सबसे छोटा मंडल है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधानों का संकलन मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्मकांडीय वेद। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। गद्य मतलब जो हम लोग सामान्य बोलचाल में बोलते हैं, जिसे सामान्य मैं भी बोल रहा हूं, वो गद्य है। और पद्य मतलब जो कविता के रूप में बोला जाता है, जो लयबद्ध होता है, उसको पद्य बोला जाता है। तो ये यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, मतलब कविता में है, और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को बोलते हैं अधर्व्यू। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते थे? होता या होत्र। यजुर्वेद का है अधर्व्यू। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। हमने शतपथ के बारे में उसमें देखा था कि शतपथ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषदों को भी याद रखिएगा। ये उपनिषद हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायनी। नेक्स्ट है सामवेद। साम का अर्थ होता है गाना। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो 7 स्वर होते हैं, सारे गा म प ध नि, इसकी उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। सामवेद में कुल ऋचाएं हैं, मतलब कुल श्लोक हैं 1875। इसके पाठकर्ता को बोलते हैं उदात्री या उद्गाता। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश और षड्विश, और प्रमुख उपनिषद हैं छांदोग्य और जैमिनीय। अथर्ववेद, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। इसकी रचना की थी अथर्व ऋषि या अंगिरस ऋषि ने, इसलिए इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। अन्य नाम इसके हैं ब्रह्मवेद, क्षेत्रवेद, भैषज्य वेद या भिषग वेद। अब भैषज्य वेद क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें औषधियों का भरपूर उल्लेख मिलता है।
अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय या कांड हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि, रोग निवारण, जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जादू टोना या तंत्र मंत्र का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को कहते हैं ब्रह्म। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि है गोपत। इसके उपनिषद है मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। सबसे महत्वपूर्ण मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन किया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय का जरूरत क्या है, तो संतुलित जीवन का ये मार्गदर्शक है। नाम याद रखिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब एक सूक्त है पृथ्वी सूक्त। ये अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो कि अथर्ववेद के 12वें कांड में है। टोटल कितने कांड है इसके, 20 कांड है, उसके 12वें कांड में है। इसमें राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। किसमें, तो पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी सूक्त क्या है, तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। सूक्त क्या होता है, तो सूक्त नाम से ही पता चल रहा है, सूज और उक्त मतलब सुंदर वाणी। वेदों में सूक्त मंत्रों का एक विशिष्ट समूह होता है जो किसी देवता की स्तुति या किसी विशेष विषय को समर्पित है। अब ये जो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक साथ वेद, उसके पाठकर्ता, उसके उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ सब एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ऋग्वेद के पाठकर्ता होताया होत्र, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उदात्रिया उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद जो कि चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद का है धनुर्वेद जो युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का है गंधर्व वेद जो कि संगीत और कला से संबंधित है। और अथर्ववेद का है शिल्प वेद, शिल्प और वास्तुकला से संबंधित। अब ब्राह्मण ग्रंथ को देखिए तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। जैसे ऋग्वेद क्या है, पहला है, एक नंबर पे आता है ऋग्वेद, तो ए से ऐतरेय, कौ से कौशितकी या संख्यायन। यजुर्वेद, इसको याद रखिएगा शत से, शत, एक तो हो गया शतपथ और तो से हो गया तैत्तरीय। सामवेद पंचविश षड्विश, शाम कितने बजे हो जाता है, 5-6 बजे, 5-6 बजे हो जाता है, तो पंचविश और षड्विश। अथर्ववेद का है गोपत, गोवा से याद रखिएगा, गोवा, आ से अथर्ववेद, गौ से गोपत, गो। हमने चारों वेदों को देख लिया, यानी चारों वेदों को क्या बोलते हैं, संहिता, सबको देख लिया। इसके बाद आता है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ तो हमने देख लिया है, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संहिता की व्याख्या करने हेतु गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ से परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, यह हमने देखा भी था पहले। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदे आदि का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आरण्यक। इसका अर्थ है वन में अध्ययन किया जाने वाला। इसकी रचना हुई थी जंगलों में, अरण्य में, इसीलिए इसको कहा जाता है आरण्यक। यह ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का अर्थ ही है समीप बैठना, निकट बैठना, मतलब ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना निष्ठापूर्वक और ज्ञान प्राप्त करना। यह वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसको बोला जाता है वेदांत, ठीक है, वेदांत। वेदांत और वेदांग में अंतर है, आगे देखेंगे हम वेदांग को, इसको बोलते हैं वेदांत। इसकी संख्या कितनी है, तो 108 उपनिषद हैं। मैत्रेयणी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गृह विस्तृति प्राप्त होती है, जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नाम याद रखिएगा, मैत्रेयणी। उसके बाद है मुंडकोपनिषद, ये हम देख भी चुके हैं कि सत्यमेव जयते जो वाक्य हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है जाबालो उपनिषद, इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम कौन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। उपनिषदों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है कि ये जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है, उसी से मनुष्य को वास्तविक सुख मिल सकता है। इसी को बोलते हैं पराविद्या या आध्यात्म विद्या। नेक्स्ट है वेदांग।
वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इन 6 का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है। 6 हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये जो छंद शास्त्र है, इस पर पिंगल मुनि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है, छंद सूत्रम, जिसको पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सूत्र। ये सब हम देख रहे हैं भारतीय साहित्य के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देख रहे हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या है? तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया था। मतलब ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसको आसानी से याद किया जा सके। हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसी तरह ये सूत्र ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करने के लिए और आसानी से याद किया जा सकने के लिए सूत्र का प्रणयन किया गया। अब ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया था, उसको बोला जाता है कल्प सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र क्या है? ऐसे सूत्र जिसमें विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत सूत्र क्या है? यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है इसमें। गृह सूत्र क्या है? तो मनुष्यों के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है, जैसे कि जात कर्म यानी जन्म अनुष्ठान, नामकरण, विवाह, श्राद्ध, ये सब संबंधित है गृह सूत्र से। धर्म सूत्र क्या है? तो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है धर्म सूत्र में। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। गौतम धर्म सूत्र। एक सूत्र है शुल्ब सूत्र, इसका नाम याद रखिएगा। यह संबंधित है यज्ञ वेदी के निर्माण और माप से, मतलब प्राचीन ज्यामिति का उल्लेख है इसमें। सूत्र के बाद आता है स्मृति। सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई। इसमें आप एक नाम जानते होंगे, मनुस्मृति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। इसका रचना काल माना जाता है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। किसकी जानकारी देता है? तो शुंग काल की जानकारी देता है। एक जर्मन दार्शनिक था नीत्शे, क्या नाम था? नीत्शे। उसने कहा है कि बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपना लो। बड़ी बात कही उसने, मतलब मनुस्मृति के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है ये वो कथन। मनुस्मृति के बाद है नारद स्मृति। 18 प्रकरण है इसमें, 1028 श्लोक हैं। रचना काल है 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच। नारद स्मृति न्याय संबंधी ग्रंथ है, इससे गुप्त काल की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त काल की और मनुस्मृति से शुंग काल की। इसके अलावा कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। इन सबसे भी गुप्त काल की ही जानकारी मिलती है। महाकाव्य तो सभी जानते होंगे, 2 प्रमुख हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने, महाभारत का महर्षि वेदव्यास ने। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर अभी 24000 श्लोक तक पहुंच गए हैं। अब है पुराण। पुराण का अर्थ ही है प्राचीन आख्यान, मतलब पुरानी कथा। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। इसकी संख्या है 18। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। इसके रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः 3री से 4थी सदी में लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है आपको आंध्र सातवाहन का, वायु पुराण में गुप्त वंश का और विष्णु पुराण में मौर्य वंश का। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। एक बात और ध्यान में रखना है कि धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाओं को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो धर्मशास्त्र में कौन कौन सम्मिलित है? धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने ब्राह्मण साहित्य को देख लिया। अब देखेंगे बौद्ध साहित्य को। बौद्ध साहित्यों में, बौद्ध साहित्यिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन आपको देखने को मिलेंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ये पाली भाषा में, ज्यादातर बौद्ध साहित्य आपको पाली भाषा में ही देखने को मिलेंगे। इसकी रचना की गई थी बुद्ध के निर्माण के बाद। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। एक नाम आपको देखने को मिला का जातक कथाएं। तो जातक क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों का काल्पनिक कथाओं का वर्णन है। जातक में पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। इसके अलावा श्रीलंका की इतिवृत्ति है दीपवंश और महावंश। ये भी पाली भाषा में ही है, पाली ग्रंथ है। मौर्य कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इससे। नेक्स्ट मिलिंद पन्हू, इसके रचनाकार है नागसेन। भाषा
पाली 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के बीच का है। अब मिलिंद पन्हु है क्या? तो हिंदी यवन राजा यानी इंडो ग्रीक राजा थे मिनांडर, मिलिंद, हिंदी में मिलिंद कहते हैं इसको, और बौद्ध भिक्षु नागसेन जो कि इसके रचनाकार भी हैं। इन दोनों के बीच बौद्ध धर्म के दार्शनिक संवादों का संग्रह है। मतलब मिलिंद और नागसेन के बीच जो संवाद हुए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जो भी दर्शन से संबंधित, उसका संग्रह है मिलिंद पन्हु। नेक्स्ट है कथावस्तु। कथावस्तु से कंफ्यूज नहीं करना, कथावस्तु संस्कृत का ग्रंथ है। कथावस्तु जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं मोग्गलीपुत्तिस। आगे चल के इसका नाम आपको देखने को मिलेगा बौद्ध संगति के समय। कथावस्तु की भाषा पाली है। लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसकी रचना की गई और ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। कथावस्तु मुख्य बात है मोग्गलीपुत्तिस के द्वारा रचित। नेक्स्ट ललित विस्तार, ये महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। बुद्ध को देवता मानकर उसके जीवन और कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है ललित विस्तार में। अगला बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदन। यह महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। अगला अंगुत्तर निकाय, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो है सुत्त पिटक के 5 निकायों यानी संग्रहों में से चौथा निकाय है। 3 पिटक हमने देखा था, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। उसमें सुत्त पिटक के अंतर्गत आता है अंगुत्तर निकाय। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो ये अंगुत्तर निकाय इसका चौथा निकाय है सुत्त पिटक का। एक और है थेरी गाथा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये खुद्दक निकाय जो कि 5वां निकाय है। खुद्दक निकाय ये भी सुत्त पिटक में ही है ना। खुद्दक निकाय में 18 पुस्तक है, उसमें से 9वीं पुस्तक है थेरी गाथा। 9th बुक है ये थेरी गाथा। किस निकाय का? तो खुद्दक निकाय का। नेक्स्ट बढ़ते हैं जैन साहित्य की तरफ। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। इसकी रचना हुई प्राकृत भाषा में। बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में, जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में। 6ठी शताब्दी ईसा में गुजरात के वल्लभी में इसे अंतिम रूप से संकलित किया गया था। 513 या 526 में इसको संकलित किया गया है आगम को। जैन साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास इससे ज्ञात होता है। इसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है, विशेष करके पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं कल्पसूत्र का। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि 12 अंग जो हैं वो किस धर्म के साहित्य से संबंधित है। तो आपको याद रखना है जैन धर्म का है 12 अंग। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण। इन 12 अंगों का प्रत्येक का उपांग भी है। जैन धर्म के 12 अंगों में से कुछ के नाम यहां पे वर्णित है, देखते हुए चलिए। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। हमने बौद्ध साहित्य में भी देखा था, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया था। उसी तरह जैन के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण भी है। आपको यह ध्यान में रखना है 16 महाजनपदों को लिखा है भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है आचारांग सूत्र। इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट नाया धम्म कहा, इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। नेक्स्ट उवास गदसाओ, इसमें उपासकों के जीवन संबंधी नियम है। नेक्स्ट है अंतगढ़ दसाओ और अनुत्तरोव वाइद साओ, इसमें प्राचीन भिक्षुओं के जीवन कथाएं हैं। अगला है विवाग स्वयं सुत, इसमें कर्मफल का विवेचन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिशिष्ट पर्व, इसको याद रखिएगा। इसके रचनाकार हैं हेमचंद्र। रचना कब हुई थी? 12वीं सदी में। ऐतिहासिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिशिष्ट पर्व, रचनाकार हेमचंद्र, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला है भद्रबाहु चरित, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा वासुदेव हिंडी, बृहत्कल्प सूत्रभाष्य, आवश्यक चूर्णी, कथाकोश, ये सब जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन ग्रंथ है। तो धार्मिक साहित्य हमने देख लिया, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के रूप में। अब देखेंगे धर्मेत्तर साहित्य, जिसमें धर्म से आगे जाकर कुछ अन्य तत्वों को शामिल किया गया है। सबसे पहला नाम देखिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है।
ये एक व्याकरण ग्रंथ है, हम सभी जानते हैं इस बात को। संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला पुस्तक है विश्व में। मौर्यों के पहले तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग कहां किया गया? अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट है महाभाष्य। ये महाभाष्य है क्या? तो ये अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है। किसने लिखा? पतंजलि ने। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के विषय में इससे जानकारी मिलती है। अगला है मालविकाग्निमित्र, कालिदास द्वारा लिखित है, शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। कौटिल्य को अन्य नाम से जानते हैं चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र जो है ये 5 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसका विषय है राजनीति। मुख्य विषय क्या है इसका? राजनीति। अब चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो मौर्ययुगीन शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है इसमें। अर्थशास्त्र के बाद बहुत महत्वपूर्ण राजतरंगिणी। इसका अर्थ ही है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी। किसने लिखा है? कल्हन। इसमें 8 सर्ग हैं। कितने? 8, जिसको तरंगों की संज्ञा दी गई है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का, मतलब इतिहास लेखन का क्रमबद्ध तरीका पहली बार आपको राजतरंगिणी में ही देखने को मिलेगा। पहला प्रयास है ये इस तरह का। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजवंश की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। इसमें शुरुआत से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं को क्रमानुसार रखा गया है, उसका वर्णन किया गया है। धर्मेत्तर साहित्य में अगला है गार्गी संहिता। किसने लिखा है? कात्यायन ने। एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। अगला अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास ने लिखा है। गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है इससे। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त के द्वारा। कथा सरित सागर, सोमदेव के द्वारा। और बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र के द्वारा। इन सबसे मौर्य काल की घटनाओं का विवरण मिलता है। ये वाला तो बीपीएससी में पूछा भी गया है। नीतिसार के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कामंदक या कामंदकी। कामंदक ने नीतिसार लिखा। ये एक संस्कृत ग्रंथ है, इसलिए इसको कामंदकीय भी कहा जाता है। गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने, और उसी से प्रभावित है नीतिसार, कामंदक रचित। कामंदक के विचारधारा पर कौटिल्य के अतिरिक्त महाभारत और स्मृतियों का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है नीति वाक्यामृत। ये लिखा है सोमदेव सूरी ने। यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी रचना शैली ज्यादा आकर्षक है। अगला मृक्ष कटिकम, किसने लिखा? शूद्रक ने। एक नाटक है, इसका अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। गुप्तकालीन समाज का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट दश कुमार चरित, ये दंडी ने लिखा है, यह दंडी ने। नेक्स्ट दश कुमार चरित, ये दंडी ने लिखा है। ये जितने भी ग्रंथ के नाम और उसके लेखक के नाम दिए हुए हैं, उसके रचयिता के नाम, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, आपको ध्यान में रखना इन सब का नाम। नेक्स्ट है हर्ष चरित, वानभट्ट ने लिखा है। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। विक्रमांग देव चरित, विल्हन ने लिखा है। कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है। गौड़वहु वाकपति ने लिखा है। कन्नौज के शासक यशोवर्मा की उपलब्धियों का वर्णन है। रामचरित संध्याकर नंदी ने लिखा है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है। पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन है। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो में कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। धर्मेतर साहित्य में एक प्रमुख साहित्य है संगम साहित्य। यह दक्षिण भारत का साहित्य है। ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, जो कि संगम साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसका नाम संगम क्यों पड़ा? तो राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्रित होकर कवियों और भाटों ने इस साहित्य का सृजन किया है। ऐसी ऐतिहासिक सभा संगम कहलाती थी, इसलिए पूरा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका संकलन 3-4 शताब्दियों तक चलता रहा और अंतिम रूप से संभवतः 6ठी सदी में यह संकलित किया गया। प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन का स्रोत है ये संगम साहित्य। संगम साहित्य को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। नाम थोड़े टफ हैं, याद करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पहला भाग है पत्थु पात्तु, जिसको पत्त पाट्ट भी कहते हैं। इसमें 10 पदों या गीतों का संग्रह है। दूसरा है इत्थु थोक्के या एट्ट टोक्के, ये 8 कविताओं का संग्रह है।
और तीसरा है पदिनेनकिल कनक्कू, पटटिनेनकिल कनक्कू। इसमें 18 छोटी कविताओं का संकलन है। संगम साहित्य के पद्य जो है, जो कविता है, ये 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। पंक्तियां थोड़ा गलत लिखा गया, पंक्तियों में मिलते हैं, ठीक है। संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम नगर का उल्लेख है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस नगर का उल्लेख किया गया? तो कावेरीपट्टनम याद रखना है। चेर राजाओं को इसमें दानकर्ता के रूप में उल्लेखित किया गया है, और यवनों के द्वारा यानी यूनानियों के द्वारा सोना देकर गोल मिर्च खरीदने और स्थानीय लोगों को सुरा और दासी पहुंचाने का भी उल्लेख किया गया है संगम साहित्य में। इसके अलावा कुछ और इतिवृत्तियों को देख लेते हैं। नाम याद रखिएगा, नाम और रचनाकार पूछे जा सकते हैं। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरुतुंग ने। प्रबंध कोश की राजशेखर ने, और हम्मीर मदमर्दान का जयसिंह ने। तीनों के नाम और उसके रचनाकार याद रखिए। एक और नाम याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, मूशिक वंश। इसके रचनाकार हैं अतुल। 11वीं शताब्दी में रचना हुई थी। इसमें मूशिक राजवंश का वृत्तांत है, जिसका शासन उत्तरी केरल में था। मूशिक वंश कहां? उत्तरी केरल। तो हमने भारतीय साहित्य को देख लिया, अब देखेंगे विदेशी साहित्य को। इसमें सबसे पहले यूनान और रोम के लेखकों के विवरण को देखेंगे, फिर चीनी यात्रियों को, फिर अरब यात्रियों के विवरण को। तो शुरू करते हैं यूनान और रोम के लेखक से। इसमें सबसे पहला नाम है टेसियस का। यह ईरान का राजवैद्य था, और इसका विवरण जो है बहुत अविश्वसनीय है, कपोल कल्पित कहानियों से भरा हुआ है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, टेसियस कौन था? तो ईरान का राजवैद्य था। दूसरा नाम है हेरोडोटस। ये इतिहास का पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। इसकी रचना हिस्टोरिका, जो कि 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसमें भारत फारस संबंधों का वर्णन मिलता है। इनसे ज्यादा विश्वसनीय साहित्य है निरियाकस, आनेसिक्रेटस और ऑरिस्टिबुलस के। ये तीनों जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। अगला और सबसे महत्वपूर्ण मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने रचना की थी इंडिका की। इंडिका जो ओरिजिनल इंडिका है वो अब उपलब्ध नहीं है, उस पर बेस्ड बुक उपलब्ध है। जाहिर सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति का वर्णन किया है इसने अपनी इंडिका में। नेक्स्ट है डाइमेकस। ये एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस कौन था? तो सीरिया का राजा था। ये बिंदुसार के दरबार में आया था, डाइमेकस। नेक्स्ट नाम है डायोनिसियस। ये टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ये मिस्र का राजा था। डायोनिसियस आया था या तो बिंदुसार के दरबार में या अशोक के दरबार में। कुछ स्रोतों में बिंदुसार दिया हुआ है, कुछ स्रोतों में अशोक दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला है प्लिनी। इसने लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका। 1ली सदी में लिखा है इसने लैटिन भाषा में। इसमें भारत के पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। प्लिनी ने इसमें भारत इटली के बीच व्यापार की भी जानकारी दी है। अगला है टॉलमी का ज्योग्राफी पुस्तक। इसमें भूगोल और वाणिज्य के बारे में विवरण दिया है टॉलमी ने। और एक बार प्रश्न पूछा भी गया है, एक अज्ञात यूनानी लेखक है जिसका कि नाम पता नहीं है, उसने एक बुक लिखा था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये कब लिखा गया था? तो 80 शताब्दी के आसपास। ये लेखक जो अज्ञात लेखक है, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर से होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया था। किस बुक में? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। आपसे पूछा जाएगा कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? 3-4 नाम दे दिए जाएंगे और एक दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से कोई नहीं मानना है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का भी विवरण दिया गया है। चीनी लेखकों का विवरण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला नाम आता फाहियान का। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि कौन किसके दरबार में आया था। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। 399 से 412 ईस्वी तक ये भारत, श्रीलंका और नेपाल की यात्रा की। ज्यादातर समय ये भारत में ही रहा है। 10 साल से ऊपर भारत में ही इन्होंने बिताया है। इसकी रचना है फूकोकी। फूकोकी अर्थ है बौद्ध राजाओं का विवरण। इसमें इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। नेक्स्ट है सोंगयून। बीपीएससी में अगर पूछा भी गया था कि सोंगयून भारत कब आया था, तो 518 ईस्वी में आया था। चीनी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण ह्वेनसांग। इसको युआन चुआंग भी बोलते हैं। कहीं आपको अगर युआंग चुआंग दे दिया ऑप्शन में तो ह्वेनसांग ही समझना है इसको। यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में। 629 में चीन से निकला। 630 में यह भारत पहुंचा। सबसे पहले कहां पहुंचा था? कपिशा।
कपिशा के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, बोला जाता है कि वर्तमान अफगानिस्तान में ये कोई जगह था कपिशा, अब क्लियर नहीं है इसके बारे में कपिशा है कहाँ। 645 में ये फिर चीन लौट गया था, मतलब भारत में 15 वर्ष रहा ये। इसकी रचना है सीयू की। और फाहियान की रचना क्या थी? फाहियान की फूको की, फूको की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेनसांग का है सीयू की और फाहियान का फूको की। फाहियान का याद रखिएगा फूफा, फूको की फाहियान, ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सियुकी वेनसांग का है। सियुकी में हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति का वर्णन किया गया है। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इत्सिंग, 7वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत आया था, लगभग 673 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत की स्थिति का विवरण दिया है इसने। अगला है अरबी लेखक, उसमें अलबरूनी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अलबरूनी का अन्य नाम क्या है? अबू रिहान। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, एक आक्रमणकारी के साथ भारत आया था ये, और ये रहने वाला था ख्वारिज्म का, जो कि वर्तमान तुर्कमेनिस्तान में कहीं पड़ता था। अलबरूनी की रचना का नाम है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, इसका अर्थ है भारत की खोज। अलबरूनी ने इसकी रचना अरबी में की थी। ये 80 अध्याय में विभाजित है, राजपूत कालीन समाज का विवरण देता है, और तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था एडवर्ड साचाऊ ने 1888 ईस्वी में। अगला अरबी लेखक है इब्न बतूता, इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहाला। 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विवरण देता है। ये जब दिल्ली पहुंचा था तो उस समय वहां का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, वो उसकी विद्वता से इतना प्रभावित हो गया, इतना इंप्रेस हो गया कि उसको दिल्ली का काजी बना दिया, न्यायाधीश बना दिया इब्न बतूता को। नेक्स्ट है सुलेमान, 9वीं शताब्दी, प्रतिहार और पाल शासक की जानकारी देता है। अल मसूदी 941 से 943 तक भारत में रहा, राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के बारे में लिखा है अल मसूदी ने। ये कुछ और भी अरबी लेखक हैं, अल बिलादुरी, फरिश्ता, हसन निजाम। अब एक लेखक है तारानाथ, ये तिब्बती लेखक है, इसके ग्रंथ का नाम है कंग्यूर और तंग्यूर। और मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी में पांड्य साम्राज्य का दौरा किया था इसने। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एमसीक्यू इसमें ही देख लेंगे तो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।